टाइल बराबर ऊपर हम फर्श का क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो फर्श होगा जब 16 मीटर लंबा है तो इसका क्षेत्रफल होगा 16 गुणा 16, और टाइल 2 वर्ग मीटर लंबी है तो इसका होगा 2 गुणा 2। अब इसको हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा। आज मेरे हाथ में जो प्रश्नावली है ये बहुत ही अच्छे 50 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। कई वर्षों के पेपरों की स्टडी करने के बाद ये अलग अलग टॉपिक से मैंने 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं मैथ्स कंपटीशन प्राइमरी लेवल के लिए। यह मैथ्स रिजल्ट जो नवाचारी प्रतियोगिता उत्तराखंड की होती है, इसके लिए ये मैंने प्रश्नावली तैयार की है। आप लोगों को ये बहुत ही लाभप्रद साबित होगी, मुझे पूरा विश्वास है। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे सैनिक स्कूल या नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे सीधा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके अपने मोबाइल पे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके सीधा उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां मैं बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध करवाता रहता हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधा प्रश्न हल करते हैं मैथ्स रिजल्ट के ये 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, अंकों 2, 8, 0, 9 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। यहाँ पे आपने ध्यान से इसको पढ़ना है क्योंकि सबसे छोटी बनानी, लेकिन सम संख्या बनानी है हमें। तो सम संख्या बनाने के लिए, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा अंक लिखते हैं शून्य को छोड़ करके। तो शून्य को छोड़ के सबसे छोटा अंक 2 है, उसके बाद हम शून्य लिख देते हैं, तब 8 और 9 ये तो सबसे छोटी संख्या बन गई। लेकिन इसकी इकाई में देखिए 9 है तो ये विषम संख्या बन गई। जिसकी इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो विषम होता है। जिसकी इकाई में 2, 4, 6, 8 और 0 होता है वो सम संख्या होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक बाद में चेंज कर देते हैं। 9 हम पहले लिख देंगे, 8 बाद में लिख देंगे, तो ये सम संख्या बन गई 2098। इन चारों अंकों से सबसे छोटी सम संख्या बन गई। दूसरा है 75 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। देखिए इसमें 2 प्रकार के गुणनखंड पूछे जाते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड और एक कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंडों में आपको ध्यान रखना है कि सारी संख्याएं आती हैं जिनसे 75 डिवाइड होता है, यानी जिनका भाग 75 में जाता है। तो 75 के गुणनखंड हम लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 1 होगी और सबसे बड़ा 75 ही होगा, क्योंकि 75 का भाग भी 75 में जाएगा और 1 का भाग सब में जाता है। उसके बाद हम 2 देखेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी इकाई में विषम संख्या है। फिर 3 का देखते हैं तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, 75 में हम देखते हैं 2 अंक है तो इनको आपस में जोड़ देते हैं, 7 और 5 12, यानी 12 में 3 का भाग जाता है तो इसका मतलब 75 में भी जाएगा। तो 3 का भाग 75 में आप देके देखो तो 25 बार जाएगा, 25 3 75 होता है। फिर 4 का तो जाने का मतलब नहीं है, सम संख्या से विभाजित नहीं होगा। 5 का देखेंगे तो 15 पंजे 75 होता है, तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 15 लिखेंगे। अब 5 और 15 के बीच कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग 75 में जाता हो, इसलिए 75 के ये 6 गुणनखंड हो गए, 3 ये और 3 इधर से, ये 6 गुणनखंड। एक कार देहरादून से 4.5 घंटे का सफर तय करके 11 बजे रात मेरठ पहुंची। बताइए वह कार देहरादून से कितने बजे चली। 4.5 घंटे का मतलब 4 घंटे और 30 मिनट का समय लगाती है और 11 बजे रात पहुंचती है मेरठ। तो हम क्या करेंगे, 11 बजे में से इसको घटा देंगे। अब यहां पे आपको समय का घटाना आना चाहिए। इसको कैसे घटाते हैं, देखिए ये घंटे है और ये मिनट है, तो मिनट को हम एक साथ घटाते हैं। ऐसा नहीं कि 0 को यहाँ पे 0 लिखें फिर यहाँ से 1 या जैसे, ऐसा घटाना नहीं होता इसमें देखो यहाँ मिनट 0 0 है, इसमें से हमें 30 घटाना है एक साथ। तो क्या करते हैं, क्योंकि 0 0 मिनट में से 30 नहीं घटता है तो यहाँ से हम 1 घंटा उधार लेंगे यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ तो केवल 10 घंटे बच जाएंगे हमारे पास, और ये इधर 1 घंटे के मिनट बन जाएंगे 60। तो अब हमें क्या करना है, 60 में से 30 घटाना है, 60 में से 30। तो 60 में से 30 करें तो यहाँ 30 बच जाएगा, और यहां हमारा 10 घंटे बचे हैं तो 10 में से 4 गया 6। इसका मतलब 6 बज करके 30 मिनट शाम को ये देहरादून से चली, ठीक है ना। इसके बाद ये सवाल है तो इस पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में पहले हम पोस्ट के अंदर का हल कर देते हैं। तो बाकी हम वैसे लिखेंगे 5 5 धन, अब 7 में से 4 चला गया तो 3 ही बचा, फिर धन 2, फिर ऋण, और 10 में से 1 गया 9 बचा।
अब देखिए धन धन को हम जोड़ देते हैं, 5 के पीछे कोई निशान नहीं है तो इसके पीछे भी धन माना जाता है कि धन होगा, क्योंकि धनात्मक संख्या है तो इनको धन धन को जोड़ दो, 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 हो गया और ऋण 9 हो गया, तो 10 में से 9 गया, उत्तर 1। 50 का 40% कितना होगा? तो देखिए 50 का मतलब गुणा 40% का मतलब 40/100। अब ये 1 0 ये कटा, एक ऊपर का कट गया, एक ये कट गया, एक ऊपर का कट गया, तो 5 को 20 होगा। एक टीबी 20 रुपए की हानि से 500 में बेची गई तो टीबी का क्रय मूल्य बताओ। तो देखिए जब 20 रुपए की हानि हुई तो इसका मतलब 500 में बेची गई, तो हमें थोड़ा सा सोचना है कि अगर हानि होती है तो इसका मतलब ज्यादा में खरीदी गई, तो ज्यादा में खरीदी गई तो हम क्या करते हैं, 500 से ज्यादा होगा तो ये 20 रुपए जोड़ देंगे, तो इसका मतलब 520 में खरीदी गई टीवी। एक वर्गाकार खेत की भुजा 11 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। देखिए खेत वर्गाकार है, इसकी भुजा दे रखी है 11 मीटर, तो जब भुजा दे रखी है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 11 गुणा 11 कर देते हैं, तो आप लोग गुणा कर दीजिए। वैसे 11 गुणा 11 जो है 121 वर्ग मीटर होता है, आप गुणा कर स्वयं कर सकते हैं, अब गुणा करके आप देख लीजिए 121 11 का वर्गमूल होता है। इसका जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा का वर्ग, तो 11 गुणा 11। 4 आदमी किसी एक खेत को 12 दिनों में खोदते हैं तो इस खेत को खोदने में 8 आदमी कितने दिन लगाएंगे? देखो ये छोटी सी बात है, इसका जो करने का तरीका है, एक तरफ आदमी लिख दो, ये सरल तरीके से हो जाता है, एक तरफ दिन लिख दीजिए। तो पहले वो जो दे रखे हैं, क्योंकि 4 आदमी जो है 12 दिनों में खोदते हैं, तो यहां लिख देंगे 4 आदमी 12 दिन। अब जो 8 आदमी हो गए, 8, तो दिन हमें ज्ञात करने x, तो यहाँ तीर लगेगा हमेशा x की तरफ, क्योंकि हमने x/12 लिखना है। जिस तरफ तीर होता है ये ऊपर अंश में लिखा जाता है, ये हर में, और यहाँ तीर उल्टा इसलिए लगता है क्योंकि जब देखिए यहाँ आदमी बढ़ते हैं तो यहाँ दिन घटते हैं, तो इसका संबंध उल्टा होता है, इसलिए इसमें तीर जो है उल्टा हमेशा लगता है, तो बराबर 4/8। और मैं यहीं पे इसका पक्षांतर कर रहा हूँ, ये जो 12 है ये सीधा इधर आ जाएगा, तो यहाँ 12 हो गया। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यानी 6 दिन में पूरा करेंगे ये काम। देखिए प्रश्न है 3 दिन में कितने घंटे? तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो गुणा 3 दिन करेंगे हम, तो 3 का हम गुणा करेंगे तो 24 या 72 होता है, तो इसका मतलब 72 घंटे होंगे। यदि एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, यहां देखिए वर्ग का परिमाप दे रखा है, इसका परिमाप मतलब बाहर की माप है 40 मीटर, ठीक है ना, इसको आपने ध्यान से देखना है। और उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा, यानी उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले हमें भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसमें हमें देखना है कि क्योंकि ये चारों भुजाओं का जोड़ है 40, तो इसका मतलब हम 4 का से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड आप भाग जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, और 4 का भाग सीधे 40 में भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 10, तो इसका मतलब ये 10 मीटर इसकी भुजा होगी। ये यहाँ 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो 10 चौको 40 मीटर इसका परिमाप आ गया। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वर्ग का, मैंने अभी बताया था कि भुजा का वर्ग या भुजा गुणा भुजा, यानी 10 गुणा 10, तो बराबर हो जाएगा 100 वर्ग में आता है ये वर्ग मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या LXIV, ये जो रोमन अंक है इसको प्रदर्शित करती है? तो देखिए L 50 के लिए आता है, 60 के लिए LX आता है, और ये 4 के लिए आता है, तो यानी 60 और 4 हो गया 64, तो 64 के लिए ये रोमन अंक लिखे जाते हैं। एक वृत्त में व्यास 8 मीटर है तो त्रिज्या होगी। देखिए वृत्त है, अब वृत्त का जो केंद्र होता है यहाँ से व्यास की, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, और इसको अगर हम पूरा मिला दें तो व्यास होता है, तो यानी पूरा व्यास यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर 8 मीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी इसकी आधा होगी, आधा यानी हम 8 का आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 मीटर होगी, ठीक है। यहाँ देखिए 43,832 में 3 का स्थानीय मानों का योग, तो हम तीनों का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 3 का देखिए 3 के आगे एक अंक है तो 30 हो गया, और इस 3 के आगे 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएंगे, तो यानी इसका योग करना है, तो 3 के
आगे 3 जीरो और इसमें 30 को हम ऐड कर देंगे तो 3030 होगा। न्यून कोण होता है 0 डिग्री के बराबर, तो जो न्यून कोण होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 से कम होता है। नाप के कितने शीर्ष होते हैं? तो शीर्ष बोलते हैं एकदम जो कोने होते हैं नुकीले उनको। देखिए घनाभ का एक कोना ये हो गया, ये शीर्ष है 2 3 4 5 6 7 और 8 शीर्ष होते हैं घनाभ में। तो ये हम समझ सकते हैं कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप होगा। देखिए ये आयत है, इसकी लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप, जो आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है, इसमें हम क्या करते हैं, परिमाप कैसे निकलता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं। लंबाई धन चौड़ाई होता है और इसको 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि जितनी लंबाई इन दोनों भुजाओं की है उतनी लंबाई इन दोनों भुजाओं की है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और उसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो आप सीधे जोड़ सकते हैं 15 धन 5 और गुणा 2, लेकिन ये कोष्ठ के भीतर इसलिए लिखा गया कि पहले गुणा नहीं करना है, हमें पहले जोड़ना है। तो 15 में हमने 5 जोड़ा तो 20 हुआ और 20 का गुणा 2 से किया तो 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये श्रृंखला दे रखी है, इसमें अगला पद होगा। तो यहाँ देखिए 20 है, यहाँ इसके बाद 32 है, या इसका मतलब 12 का अंतर है। 32 के बाद 44 है तो 12 का ही अंतर है। 44 के बाद 56 है तो 12 का अंतर है। 56 के बाद 68 है तो 12 का अंतर है। तो 68 में फिर 12 आगे जोड़ दो तो 68 और 12 कितना होता है, 68 में 10 जोड़े तो 78 और 80 होता है। तो इसका आंसर होगा 80। सायं 9 बजे घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच बनने वाला कोण होगा। पे होती है 9, यहाँ पे लिखा होता है, घंटे की सुई यहाँ पे होती है। तो ऐसी कंडीशन में ठीक यहाँ पे जो कोण बनता है ये समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। 1000 में 33 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो हम 33 से 1000 को डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना शेष बचता है। तो देखिए 33 में 2 अंक हैं तो यहाँ 2 अंकों में भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम 3 अंक लेंगे 100 तक। तो 33 यहाँ होते हैं 99, 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 10 बच गया। अब यहाँ 0 बार भाग देंगे क्योंकि यहाँ हमने 0 उतार रखा है तो इसमें भाग देना जरूरी होता है, तो यहाँ 10 शेष बचेंगे। ठीक है, 140 में कितना जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? अब इसको हल करने के कई तरीके हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पे बच्चे इस ढंग से भी कर सकते हैं कि आपको वर्ग संख्याएं मालूम होनी चाहिए। वर्ग संख्याएं मालूम होने जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 5 पंजे 25, 6 छक्का 36, 7 सत्ता 49, 8 अठे 64, 9 नंबर 81 और 10 दशांक 100। और 11 का जो वर्ग होता है वो 121 होता है, 12 का 144 होता है। ठीक है ना, तो क्योंकि 140 में कितना जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो क्योंकि यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या 144 है तो 144 में से 140 कम कर दो, तो इसका मतलब 4 जोड़ करके पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसका जो दूसरा तरीका है करने का, तो यहां जोड़ा बनाया हमने, एक जोड़ा ये बना तो 1 को 1, यहां फिर एक जोड़ा तो 2 हुआ, अब यहां 40 हुआ। अब देखिए 1 से भाग करके तो 21 से कम 21 कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, क्योंकि इससे बड़ी संख्या आनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमने जोड़ना है। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे 44 होना चाहिए था, तब जाके पूरा पूरा भाग जाता। तो इसका मतलब इसमें हमें 4 जोड़ के ये संख्या प्राप्त होगी। इस ढंग से भी आप समझ सकते हैं। है कौन सी सम संख्या अभाज्य है? देखिए सारी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 ही भुजाएं होती हैं और 3 ही कोर होती हैं। कोर का मतलब कोने। एक अखबार की कीमत 5 रुपए है। सन 2022 में पूरे वर्ष में कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो यहाँ पे देखिए सन इसलिए दे रखा है
कि कुछ वर्ष होते हैं जिनमें 365 दिन होते हैं और कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जिनमें 366 दिन होते हैं, जिनमें लीप वर्ष होता है जिसे कहते हैं, जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो क्योंकि एक अखबार की कीमत 5 रुपए है, तो लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि 2022 जो है लीप वर्ष है या नहीं। तो इसमें हम 4 का भाग देते हैं। वैसे 4 का भाग हम सीधे ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरे में चला जाता है, अगर नहीं जाता है इन 22 में अगर भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा 4 का, तो इसमें इसका मतलब भाग नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाता है तो इसका मतलब इस वर्ष जो है 365 दिन ही थे और 365 का गुणा हमें 5 से करना है। आप भाग दे के देख भी सकते हैं तो पक्का अगर शेष बचता है तो समझ लीजिए उस वर्ष 365 दिन होंगे और शेष नहीं बचेगा तो उस वर्ष 366 दिन होंगे। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 5 छक्का 30 और 2 32, हासिल 3 और 5 या 15 और 3 18, तो यानी 1825 रुपए देने पड़ेंगे। निम्न में मिश्र भिन्न है। तो देखिए मिश्र भिन्न उसमें होता है जिसमें एक पूर्ण संख्या होता है, जिसमें जैसे ये है तो ये है मिश्र भिन्न, इसमें है 1 सही 2/3, यानी एक इसमें पूर्ण संख्या साफ साफ अलग दे रखी है, तो ये मिश्र भिन्न इसे कहते हैं। एक कार 1 लीटर पेट्रोल से 20 किलोमीटर चलती है तो कार को 880 किलोमीटर जाने के लिए कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो 1 लीटर से 20 किलोमीटर जा रही है, यानी 880 में से हमने क्या करना है 20-20 अलग निकालने, 20 एक बार फिर 20 एक बार फिर 20 एक बार, इसका मतलब हमें 880 में 20 से भाग करना है, डिवाइड करना है। आप कैसे भी कर सकते हैं, इसको भिन्न के रूप में करें, भिन्न के रूप में देखो ये वैसे भी कर सकते हैं आप 20 चौको 80, अब देखो फिर ये 8 बचा, यहाँ 0 होता तो फिर 20 चौको 80, और इससे आसान होता है भिन्न में करना। देखिए 8 8 आपने लिखा और वही 880 और बटे 20 किया तो 0 से 0 कट गया और 2 से 2 चौको 8 और 2 चौको 8, देखिए 44 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। ये अगला प्रश्न है 69 में कितना जोड़ा जाए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। तो देखिए 2 अंक की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 99। तो 69 में कितना जोड़ें कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन जाए, यानी 99 सबसे बड़ी होते हैं तो कितना जोड़ना है, इसमें से हम ये कम कर देंगे, तो इसका मतलब 30 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज के कितने कोण बराबर होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री के तीनों कोण होते हैं, तो इसके तीनों कोण बराबर होते हैं। ये प्रश्न है एक आयताकार खेत का परिमाप 50 मीटर तथा लंबाई 15 मीटर है। इसका जो लंबाई दे रखी है 15 मीटर और परिमाप दे रखा है 50 मीटर, ये आयताकार खेत है। तो यहाँ पे आपने ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। इसका परिमाप दे रखा है यानी ये भार की माप है 50 मीटर और खेत की लंबाई दे रखी है 15 मीटर। तो अब हमें पता करना है पहले, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बताना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें भुजा ज्ञात होना जरूरी है। अब भुजा ज्ञात, तब भुजा का मतलब इसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होनी जरूरी है। तो लंबाई हमें पता है 15, तो इसका मतलब यहाँ भी 15 होगा। अब हमें ये चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब क्योंकि आप आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो 15-15 हमारे पास, तो हमें ये पता है। तो क्योंकि इसमें चारों भुजाओं का जोड़ 50 मीटर है तो 50 मीटर में से हम क्या करेंगे 15-15 ये जोड़ की हो गई 30 मीटर। इसको आप इस ढंग से कर सकते हैं या फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो यानी 2 लंबाई हमारे पास आ गई, यानी 30 हम इसमें अगर कम कर देंगे तो हमारे पास बच जाएंगी ये 2 चौड़ाइयां बच जाएंगी, यानी इन दोनों का जोड़ है 20। तो इसका मतलब जब दोनों का जोड़ 20 है तो एक का जोड़ कितना हो जाएगा 2 एक कम 2 और ये 0 बार भाग देके 0, तो यानी 10 मीटर इसकी चौड़ाई होगी और 10 दोनों तरफ 10-10 आ जाएगा, तो 15 10 25 और 25 थोड़ा 50 ही आ गया। अब इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हो गई अब इसकी 15 और चौड़ाई हो गई 10, तो 15 दशांक 150 वर्ग मीटर। अब ये प्रश्न है 40 धन 55 ऋण क्या बराबर 55। तो देखिए इसमें से हम कितना घटाएं कि 55 ही उत्तर आए। तो क्योंकि ये धन 55 है तो इसका मतलब इसमें से हम 40 ही घटाएंगे तो 55 आएगा। अगर आप दूसरे ढंग से करना चाहें तो पहले 40 और 55 को जोड़ दीजिए तो 95 हो गया। अब 95 में से हम इसी 55 को घटा देंगे
तो देखिए 40 आ गया, तो यहाँ पे आंसर होगा 40। श्रृंखला आपको पूरी करनी है कि आगे क्या आएगा, ए बी ई, यानी ए और बी लगातार हैं और इसमें क्या क्या छूटा है, सी डी ई, ये दोनों छूट गए, ठीक है ना। ई के बाद फिर क्या छूटा, ई एफ जी, दो छूट गए, फिर एच है, फिर आई सीधा है, फिर जे के और एल, इसमें भी दो छूटे हैं, फिर एल के बाद एम एन, एम और एन दो छूटे हैं, और फिर ओ है, फिर पी लगातार है, फिर क्यू आर छोटा है, एस लगातार, फिर एस है। तो इसका मतलब फिर एस के बाद दो छूटेंगे, तो एस टी यू दोनों छोड़ देंगे तो भी होगा, अब भी के बाद सीधा यू वी डब्ल्यू, अब फिर एक्स वाई छोड़ देंगे और जेड होगा, यानी वी डब्ल्यू और जेड, वी डब्ल्यू जेड, ये वाली श्रृंखला होगी। घंटे की सुई 3 पर और मिनट की सुई 12 पर है तो कितने बजे। देखिए अगर घंटे की सुई 3 पर, 3 यहां पर होता है और 12 यहां होता है, घंटे की सुई यहां पर है और मिनट की सुई 12 पर है, तो ठीक 3 बजेंगे, ठीक है ना। 16 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 2 मीटर भुजा की कितनी टाइल लगेंगी। देखिए ये फर्श पे टाइल लगाने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, नवोदय में भी, सैनिक स्कूल में भी पूछे जाते हैं और यहाँ भी पूछे जाते हैं। तो 16 वर्ग मीटर भुजा का कोई फर्श है, इसकी लंबाई भी 16 है और चौड़ाई भी 16 है, इस पे 2 वर्ग मीटर की टाइल लगानी है, तो इस पे 16 मीटर पे आप वैसे भी हिसाब लगा सकते हैं, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, तो इसके अगर हम 2 खाने कर देंगे तो 8 8 का बन गया, फिर यहाँ पे ये 4 खाने कर देंगे तो 4 4 के बन गए, फिर इसके 2 2 खाने कर देंगे तो ये भी 2 वर्ग, ये भी 2 और ये भी 2 2 2 2 के ये सारे वर्ग है, यानी एक लाइन पे कितनी टाइल आ रही हैं, 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइल ऐसे में आएंगी और ऐसे नीचे में भी 8 ही टाइल आएंगी, ऐसे में भी आप करेंगे तो 8 ही टाइल आएंगी, यानी 8 गुणा 8 टाइल आएंगी 64। जो इसका करने का विधिवत तरीका है, तो टाइल की संख्या हम कैसे लिखते हैं, टाइल बराबर ऊपर हम फर्श का क्षेत्रफल लिख देते हैं, तो फर्श होगा जब 16 मीटर लंबा है तो इसका क्षेत्रफल होगा 16 गुणा 16, और टाइल 2 वर्ग मीटर लंबी है तो इसका होगा 2 गुणा 2। अब इसको काट दो, 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 8 16, तो नीचे एक एक आ गया, खत्म हो गया, और 8 8 64, यानी 64 टाइल्स लगेंगी। 0.99 में कितना जोड़ा जाए कि योग 2 हो। अब यहाँ पे बच्चे चकरा जाते हैं, इस पे हमें क्या करना है, एक ऐसा सवाल सोचना है कि जैसे हमने सोच लिया कि इस पे एक अलग सा प्रश्न बना सकते हैं कि 3 में हम कितना जोड़ें कि उत्तर 5 आए, तो हमें पता है 3 में 2 जोड़ के 5 आता है, लेकिन ये 2 ज्ञात कैसे हुआ, इसका मतलब इन दोनों का संबंध क्या है, इस 2 से, इसका मतलब इस 5 से हमने 2 घटाया, तभी तो 3 आया, 3 घटाया सॉरी, इसीलिए तो 2 आया। इसका मतलब यहां भी हमें क्या करना है, 2 में से इसको घटाना है, तो लेकिन 2 ये दशमलव वाला है तो 2 के आगे हम 0.00 कर देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये 10 में से 9 गया 1 और यहाँ 9 में से 9 गया 0 और यहाँ 1, तो 1.01 जोड़ने पर सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखिए यहाँ सभी भिन्नों के अंश बराबर हैं, तो जब अंश बराबर होते हैं तो जिसका हर छोटा होता है वह बड़ी भिन्न होती है, लेकिन बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, तो इसको हमें किसी एक ऐसे उससे बच्चों को हमें ऐसा समझना है, जैसे एक बच्चे ने अपने चॉकलेट के 5 टुकड़े किए और 2 टुकड़े खाए, इसने 7 टुकड़े किए 2 टुकड़े खाए, इसने 9 टुकड़े किए 2 टुकड़े खाए, इसने 11 टुकड़े किए 2 टुकड़े खाए। अब यहाँ पे हमें समझना है कि जिसने 11 टुकड़े किए इसने छोटे छोटे 2 टुकड़े खाए, जिसने 9 किए उसने इससे थोड़ा बड़े खाए, इसने 7 किए इसने थोड़ा और बड़े खाए, और इसने 5 ही टुकड़े अपने किए तो सबसे बड़े टुकड़े इसने खाए, तो सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो 2/5 होगी। 60 से 80 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 60 के बाद 61 अभाज्य संख्या है और 67 अभाज्य संख्या है 67, और उसके बाद 71 अभाज्य संख्या है, 73 है और 79 या 79 अभाज्य संख्या है।
तो ये कुल मिला करके 5 अभाज्य संख्याएं हैं। 1/5 का मान दशमलव में होगा, तो हमने क्या करना है, 5 का भाग 1 में दे देना है। हम हर का भाग अंश में देते हैं, तो यहाँ दशमलव रखा, यहाँ 0, तो 5 दूनी 10, यानी 0.2 होगा। देखिए 2/5, 1/8, 2/3 और 5/11 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो इसका देखिए ना तो हर बराबर है ना अंश बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हर का भाग अंश में देते हैं और इनको दशमलव में चेंज करते हैं। या तो ये तरीका है, या तो अंश बराबर कीजिए या हर बराबर कीजिए, एलसीएम लेके, लॉस और लेके, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि हम दशमलव में इसको बदलें। तो 5 से हमें डिवाइड करना है 2 को, यहाँ जो है 8 से डिवाइड करना है 1 को, और ये 2/3 है तो 3 से डिवाइड करना है 2 को, और ये 5/11 है तो 11 से डिवाइड करना है 5 को। पहले केवल एक बार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दशमलव रखा, 0 हुआ तो 5 को 20 हो गया। यहाँ 8 से यहाँ दशमलव रखा, 0 हो तो 8 एकम 8 हो गया। यहाँ दशमलव रखा, 0 बढ़ा तो 3 छक्का 18 हो गया। यहाँ दशमलव रखा, 0 हुआ तो 11 चौकू 44 हो गया। अब देखिए क्योंकि हमने सबसे बड़ी भिन्न बताने, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा मान किसका है, ये 0.4 है, 0.4 है, 1 है, ये 0.6 है। तो सबसे ज्यादा मान 0.6 का है, तो ये इसका मतलब 2/3 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। इसका मतलब 2/3 सबसे बड़ी भिन्न है। 3 संख्याओं का औसत 14 है। 3 संख्याओं का औसत 14 है। यदि 2 संख्याएं 15 और 12 हैं तो तीसरी संख्या होगी। तो देखिए 3 संख्याओं का औसत 14 है, यानी एक संख्या 14, दूसरी भी 14, तीसरी भी 14, यानी अगर हम कुल योग ज्ञात करें तीनों संख्याओं का, तो योग हो जाएगा 14 गुणा 3 यानी 42। यानी तीनों संख्याओं को जो औसत, तीनों संख्याओं का औसत अगर हम जोड़ेंगे तो 42 होगा। उनमें से 2 संख्याएं ये हैं, तो इनको भी आप जोड़ दीजिए। 2 संख्याएं कितनी हो गई, 15 धन 12, तो ये हो गई 27। तो इसमें से 27 कम कर दो तो तीसरी संख्या निकल जाएगी। तो 12 में से 7 गया, 5 और 1, यानी तीसरी संख्या 15 होगी। ठीक है ना। अब यहां देखिए 26 गुणा 5 गुणा 0, इसका मान क्या होगा, तो क्योंकि इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में गुणा गया 0 है, तो इसका मतलब इसका मान होगा 0 ही होगा, 0। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होती है, तो इसको अगर हम 5/18 से गुणा करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड चाल आ जाती है। तो 18 कम 18, 18 पंजे 90, तो 5 पंजे 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होगी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 144, यानी अंदर का जो क्षेत्रफल है, इसके जो अंदर खाने हैं वो 144 वर्ग बने हैं। ठीक है ना। तो परिमाप होगा। अब इसकी भार की माप बतानी है, तो भार की माप बताने के लिए पहले हमें भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग यानी भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल होता है। तो इसका मतलब अगर हम भुजा ज्ञात करेंगे तो इसका जो वर्गमूल निकालना पड़ेगा 144 का। अब इसका वर्गमूल निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप अभाज्य गुणनखंड मेथड से निकालिए। तो 2 से डिवाइड करो, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 1 12 हुआ, 2 6 12, फिर 2 एकम 2, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 9 18, फिर 3 से जा रहा है, 3 3 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। तो इसके जोड़े बनते हैं, 2 का 1 जोड़ा, इस 2 का 1 जोड़ा, इन 2 का 1 जोड़ा, तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यानी 2 दूनी 4, 4 3 12। तो इसका मतलब इसकी भुजा 12 हो गई। एक तरीका ये है निकालने का। दूसरा तरीका जो आप वर्गमूल निकालने का तरीका होता है 144 में हम पहले जोड़े बनाएंगे, 2 का 1 जोड़ा 1 का, तो पहले 1 से 1 का को 1, और जो 1 यहाँ हमने लिखा है इसको हम यहाँ जोड़ भी देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ उतरा 44। अब कितने से भाग देंगे 44 आए, तो यहाँ 1 से देंगे तो 21 से कम 21 आएगा। यहाँ अगर 2 से देंगे तो यहाँ ऊपर भी 2 ही लिखना पड़ेगा, तो 22 गुणा 44 देखिए, तो उत्तर 12 आ गया। इसका मतलब इसकी जो भुजा हो गई वो 12 मीटर हो गई। अब इसका हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो जो वर्ग का परिमाप होता है ये होता है भुजा गुणा 4,
यानी भुजा हो गई 12 गुणा 4 यानी 12 चौको 48 मीटर होगा। 4 में कितना घटाया जाए कि उत्तर 3 सही 2/3 हो। देखो 4 में हम कितना घटाएं, अगर आपको कहीं कंफ्यूज होता है तो दूसरा सवाल बनाइए कि 5 में से हम कितना घटाएं कि उत्तर 3 आए। तो हमें पता है 5 में से 2 घटाने पे उत्तर 3 आता है, लेकिन ये 2 कहां से प्राप्त हुआ, इसी 5 में से हमने इस 3 को घटाया, यानी इसमें से इसको घटाया। तो इसमें भी यही बनाओ, 4 में हम कितना घटाएं, 4 में हम कितना घटाएं कि उत्तर 3 सही 2/3 हो। तो इसका मतलब इसमें से इसी को घटाना है, तो 4 में से हम घटाएंगे 3 सही 2/3 को। अब क्योंकि यहाँ नीचे 3 है तो इसका यहाँ नीचे 1 मान लेंगे, तो इसका भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा, तो ये हो गया 4 3 12 और ये हो गया 12/3। अब ऋण इसका हम सही हटाएंगे तो 3 3 9 और 2 11, तो ये हो गया 11/3 11/3 हो गया। तो 12/3 में से 11/3 गया तो ऊपर 1 बचा, नीचे 3 ही आया। तो यानी 4 में से अगर हम 1/3 कम कर देंगे तो उत्तर होगा 2 सही 2/3। 548 का निकटतम सौतक सन्निकट मान, तो इसका अगर हम सौतक सन्निकट मान निकालते हैं तो इसके आगे के जो 2 अंक हैं इनके 2 शून्य बना देंगे। 8 का हमने 0 बनाया, 4 का भी 0 बनाया। अगर यहाँ पर ये 5 या 5 से बड़ी संख्या होती तो यहाँ 6 हो जाता, लेकिन क्योंकि ये 4 है 5 से कम है तो यहाँ 5 ही रहेगा, इसलिए इसका जो सन्निकट मान होगा वो 500 होगा। 100 के अभाज्य गुणनखंड है। अब 100 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसमें 25 आ गया। यहाँ भी देखो 10 10 ये अभाज्य नहीं है। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, अब 32 पंजे ये भी ज्यादा हो रहा है, यहाँ से गुणा करो तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80 80 दूनी 160 हो रहा है, तो यानी ये भी नहीं है। इसको करेंगे तो 5 पंजे 25 25 दूना 50 50 दूना 100 ये है। अगर आप चाहे तो अलग से भी गुणनखंड 100 के आप ज्ञात कर सकते हैं। 2 पंजे 10 0 आया, फिर 2 से किया तो 2 दूनी 4 1 बच्चा 10 हुआ, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, तो ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 5 गुणा 5। 20 30 50 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, सबसे बड़ा का मतलब इसका मॉस हो, सार्व का मतलब जो कॉमन हो, दोनों में हो, तीनों में हो। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करने का आप चाहो तो अलग पहले इनके गुणनखंड लिख दीजिए, उस विधि से भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी विधि है कि सबसे छोटी संख्या जो है 20 है, 20 का भाग हम 30 में देंगे, तो 20 से कम 20 बचा यहाँ 10। फिर हम क्या करते हैं, मॉस ज्ञात करने के लिए 10 का भाग इस 20 में देते हैं, तो 10 दूनी 20। अब मॉस आ गया, इन दोनों का आया मॉस 10, लेकिन एक तीसरी संख्या 50 भी है। फिर हम 50 में देखेंगे कि 10 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो हमें पता है 10 पंजे 50 जा रहा है, तो इसलिए इसका मॉस 10 है। तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड जो है इसमें 10 ही होगा। साक्षी सायं 9:30 को सो गई और प्रातः 6:50 को जगी, तो कितनी देर सोती रही। देखिए जब ये शाम को 9:30 पे सो रही है तो इसका मतलब पहले रात के 12 बजे है, तो 12 बजे तक पहला दिन था, उसके बाद ये दूसरे दिन 6:50 पे उठी, तो इसका मतलब 6 घंटे 50 मिनट सोती रही। लेकिन पहले दिन का हम देखेंगे कितनी देर सोए, तो रात 12 बजे तक देखते हैं, इसमें से 9:30 को घटा दीजिए। तो मैंने कहा इसमें से एक साथ घटाते हैं, ये घंटे हैं और ये मिनट है, तो मिनट हम एक साथ घटाते हैं, यहाँ 0 0 में से 30 तो जाता नहीं, तो यहाँ से 1 घंटा यहाँ लेंगे तो ये 60 मिनट हो जाएंगे, और 60 मिनट में से 30 मिनट गया तो 30 ही बचेंगे, तो यहाँ बचा 30 और यहाँ 11 बचा है, तो 11 में से 9 गया, यानी 2 घंटे 30 मिनट ये पहले दिन सोई रही। अब क्योंकि 6:50 पे जगी तो 6 घंटे 50 मिनट इसमें जुड़ जाएगा, तो आप इसको सीधा जोड़ेंगे तो 50 और 30 80 होता है, लेकिन यहाँ 80 मिनट आता नहीं है, 6 2 8 हो गया, क्योंकि 80 मिनट यहाँ जो 59 मिनट से ज्यादा होगा तो उसका घंटा बन जाएगा जब 60 मिनट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 80 में हम 60 से डिवाइड करते हैं, तो 60 एकम 60 और यहाँ बचा 20, यानी यहाँ केवल 20 मिनट रहेगा, और यहाँ का जो 60 मिनट है इसका घंटा बन गया इधर 9 घंटे, यानी 9 घंटे 20 मिनट सोती रही।
ठीक है ना। तो 9 घंटे 20 मिनट तक सोती रही। यदि एक कार 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो दूरी हो गई 180 और समय हो गया 4। तो इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2 बचा और यहाँ 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी उसकी चाल होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 पुस्तकों का मूल्य ₹84 है तो 3 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? आप चाहें तो इसको पहले एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसी में 6 से डिवाइड करके एक पुस्तक का मूल्य निकल जाएगा और जितना 6 कम 6 24 हुआ, 6 चौको 24, यानी 14 रुपए है। तो 3 पुस्तकों का कितना होगा? तो इसी को 3 से गुणा करके तो 4 42 रुपए होगा। आप चाहो तो इसको तुलना वाली विधि से करो, एक तरफ पुस्तक लिखिए, एक तरफ मूल्य लिखिए। तो पहले पुस्तक 6 है तो इनका मूल्य जो है 84 रुपए है। अब पुस्तक 3 है तो इसका मूल्य x रुपए हमें ज्ञात करना है। तो इसका तीर एक ही तरफ लगेगा क्योंकि यहाँ पुस्तक घट रही है तो यहाँ मूल्य भी घटेगा। तो ये हो जाएगा x बटे 84 बराबर 3/6। तो ये 84 पक्षांतर करके यहाँ चला जाएगा, इसको काटिए तो 6 कम 6, 6 कम 6 24, 6 चौको 24, 4 42 उत्तर आ जाएगा। आपको जो विधि अच्छी लगती है उस मेथड से आप कीजिए। अब लास्ट सवाल है, वर्ष 2021 1 फरवरी को सोमवार था तो उसी वर्ष 2 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो क्योंकि यहाँ वर्ष 2021 दे रखा है, इसका मतलब हमें ये देखना है कि लीप वर्ष है, यानी फरवरी में 29 दिन है या 28 दिन है। लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं और अन्य वर्षों में 28 दिन होते हैं। अब क्योंकि यहाँ 2021 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आप चाहो तो 4 से डिवाइड करके देख लो। वैसे इसमें डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 4 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके अंतिम 2 अंक डिवाइड हो जाते हैं, यानी अंतिम 2 अंकों में अगर भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाता है। तो क्योंकि 21 में भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब इस वर्ष 28 दिन होंगे। तो अब हमें हिसाब लगाना है क्योंकि 1 फरवरी को क्या था? सोमवार था, मंडे था। तो अब इसमें 7 जोड़ दीजिए तो यानी 8 फरवरी को मंडे होगा। फिर 8 और 7 15 फरवरी को मंडे होगा। फिर 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 फरवरी को मंडे होगा। फिर 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29 फरवरी, तो क्योंकि 28 तक होगी तो मंडे, यानी 28 फरवरी को जो है संडे होगा। ठीक है ना, यानी 1 तारीख को होगा मंडे, सोमवार। तो 2 मार्च को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको ये पेपर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।